मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनु और मनुस्मृति के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मनु के जो अन्य प्रमुख विचार हैं उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रक्रम में आज हम राज्य की प्रकृति यानी कि मनु के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, मनु ने राज्य के 7 अंग क्या बताए हैं, या इसको और घुमा फिरा के कहें कि मनु ने राज्य का सावयव सिद्धांत किस रूप से दिया है। तो विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज ना हो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मनु के अनुसार राज्य की प्रकृति बताइए। तो राज्य की 7 प्रकृतियों को आपको चर्चा करनी है। दूसरे प्रकार से इस प्रकार से हो सकता है कि मनु के अनुसार सप्तांग सिद्धांत बताइए, तो वही राज्य की 7 प्रकृतियां बतानी है। तीसरा यही सवाल इस प्रकार से हो सकता है कि मनु के अनुसार सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए, या मनु के सावयव सिद्धांत को समझाइए, राज्य के सावयव सिद्धांत को समझाइए। तो उस रूप में भी आपको ये 7 अंग जो है राज्य के, उन्हीं को बताना है। तो इस प्रक्रम में हम शुरू करते हैं कि मनु ने राज्य को समझाने के लिए, या मनु के राजनीतिक विचार की जो शुरुआत होती है वो राज्य के 7 अंगों से होती है। उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं जिसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे ही राज्य की प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। इन 7 अंगों का जो मनु ने चर्चा की है वो उस प्रकार से की है जिस प्रकार से मानव शरीर में अंग होते हैं उसी प्रकार के राज्य के भी अंग होते हैं, और इन सभी अंगों का बराबर से महत्व है। सभी अंगों का समान महत्व है। यदि एक अंग भी कम हो जाता है तो राज्य की कार्यशैली पर या राज्य के स्वरूप पर उसका असर पड़ता है। इसलिए सभी अंग मिलकर उसको संपूर्णता प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि हम इस बात को जानना चाहें कि मनु का सावयव सिद्धांत, राज्य का सावयव सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहले बच्चों ये जान लें कि सावयव सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। देखिए, सावयव सिद्धांत का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या कोई इकाई के अंग होना और उन अंगों का उस वस्तु को संपूर्णता प्रदान करना या उस व्यक्ति को संपूर्णता प्रदान करना। इस प्रकार से मानव शरीर में अनेक अंग हैं, जैसे आँख है, कान है, मस्तिष्क है, हृदय है, हाथ है, पैर है, नाक है। ये सभी मानव के अंग हैं। उसी प्रकार से राज्य के भी अंग स्वीकार किए गए हैं। प्राचीन भारत में यदि हम बात करें तो ये सावयव सिद्धांत है, या राज्य के अंग स्वीकार करने की जो लंबी श्रृंखला या कवायद है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ही चला आ रहा है। ये कोई नई अवधारणा नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इन 7 सिद्धांतों का उल्लेख है, और न केवल इन 7 अंगों का उल्लेख है बल्कि इन अंगों की परस्पर निर्भरता और राज्य के इस 7 अंगों का महत्व भी उसमें समझाया गया है। राज्य के इन सभी अंगों की तुलना मानव शरीर के अंगों से की जाती है। इसको ही सावयव सिद्धांत कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में यदि हम ये चर्चा करें कि इसके समर्थक कौन रहे हैं, तो मनु ने मनुस्मृति में इन सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। भीष्म ने जो महाभारत का शांति पर्व है उसमें इसकी चर्चा की है, और कामंदक जो एक और भारतीय प्राचीन विचारक रहे हैं, उन्होंने कामंदक नीतिसार में इसकी चर्चा की है। यद्यपि इस सावयव सिद्धांत पर जो स्पष्ट रूप से थ्योरी लिखी गई है या स्पष्ट रूप से इसका प्रतिपादन किया गया है वो वेस्टर्न थॉट में भली भांति मिलता है। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन का जो राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक इतिहास है, उसमें राजनीतिक विज्ञान की संकल्पनाओं को
हमें खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, वो मिलती नहीं है। वो माइथोलॉजी में है या किसी आदर्शपरक या धर्म के अंतर्गत वो अंतर्निहित मानी जाती है। इसलिए उनको उस रूप में स्पष्ट रूप से हम नहीं समझ सकते या समझा पाते जिस रूप में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ने उन पर थ्योरी दी है। पाश्चात्य जगत में यदि हम बात करें तो प्लेटो, अरस्तु से लेकर ही अरस्तु, प्लेटो, सिसरो, हालांकि हॉब्स ने तो जो लेवियाथन लिखा था वो एक विशाल और दीप्तकाय मानव के ऊपर लिखा था। उसी प्रकार से ब्लंट शैली जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, इन्होंने इसकी आधिकारिक व्याख्या की है, किसकी? राज्य के सावयव स्वरूप की। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इसको और अधिक रूप से स्पष्ट किया है। इस प्रकार से राज्य का सावयव सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिंतन में और पाश्चात्य जगत में पहले से ही विद्यमान था। अब हम बात कर लेते हैं मनु की मनुस्मृति में ये 7 प्रकृतियाँ किस प्रकार से है, या सप्तांग सिद्धांत किस प्रकार से है। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, इसका उद्गम स्थल जो है वो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। मनु ने भी इसमें स्वीकार किया है और कौटिल्य ने भी इसमें ऋग्वेद में स्वीकार किया है। तो मनु ने राज्य का जो पहला अंग है उसको स्वामी के नाम से संबोधित किया है। स्वामी का मतलब होता है राज्य या राजा, अर्थात राज्य का जो राजा है वो राजा के बिना वो राज्य अधूरा है, या राज्य की कल्पना स्वामी के बिना नहीं की जा सकती है। दूसरा जो अनिवार्य अंग स्वीकार किया है वो है अमात्य। मनु ने अमात्य शब्द का प्रयोग किया है, कौटिल्य ने मंत्री शब्द का प्रयोग किया है। और ये अमात्य और मंत्री जो है वो मनु ने स्वीकार किया है। मनु का मानना है कि राजा या शासक स्वयं संपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसके लिए एक मंत्रिमंडल का होना आवश्यक है। इस प्रकार से मनु ने 7 या 8 सदस्यों का मंत्रिमंडल स्वीकार किया है। अब देखिए, प्राचीन काल में ही मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का विकास हो गया था। इसमें ये मनु ने मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र कहे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से ब्राह्मण जो है वो राजा के भी ज्येष्ठ भ्राता हुए। अतः जो ब्राह्मण है या ज्येष्ठ भ्राता है उनका एक वर्ग 7-8 व्यक्तियों का एक समूह मंत्रिपरिषद का के रूप में स्थिति में आते हैं, और वो राजा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सलाह प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में मंत्री या अमात्यों की व्यवस्था की गई है। तीसरा जो अंग है राज्य का वो पूर्व, या जिसको सरल भाषा में आप किला कह सकते हो या परकोटा कह सकते हो। मनु का जो पूर्व का जो अर्थ है या किला परकोटा का अर्थ है वो यही है कि राज्य में राजा की सुरक्षा के लिए, सेना की सुरक्षा के लिए या उसकी जनता की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्माण किया जाना चाहिए। तो अनेक प्रकार के दुर्ग, जैसे धनवन दुर्ग है जंगल का, मही दुर्ग है ज़मीन पे जो दुर्ग होता है, जल दुर्ग है पानी में जो किला ये बनाया जाता है वो जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, पेड़ों की आट में या घने पेड़ों के अंदर भी किला या परकोटा होना चाहिए। मनुष्य दुर्ग और गिरी दुर्ग, पहाड़ों के ऊपर भी आपने देखे होंगे कि राजा महाराजाओं के अनेक महल या दुर्ग या किले बने हुए हैं। जैसे कि आप अजमेर का किला देख लीजिए, आमेर का किला देख लीजिए। अनेक जनपदों में या अनेक राज्यों में इस प्रकार के दुर्गों की व्यवस्था की जाती है कि जिससे राजा को बचाया जा सके, सेना या प्रजा को बचाया जा सके। मनु ने इसका चौथा अंग जो है वो जनपद स्वीकार किया है। जनपद यानी कि राज्य, यानी कि राष्ट्र, यानी कि मनु ने राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय ये है कि उस राष्ट्र के भूभाग में जनता निवास करती है, अर्थात किसी भूभाग में जनता का रहना, उसे मनु ने राष्ट्र कहा है। तो यह एक अंग राष्ट्र का होना भी अनिवार्य है। सप्तांग सिद्धांत का 5वां अंग कोश है। मनु ने अपेक्षा की है कि राजा को अपने राज्य में पर्याप्त कोष का रखना अनिवार्य है, ताकि वो अपने राज्य की सुरक्षा का या राज्य के विकास का ध्यान रख सके। और जो सुपात्र हैं
उनमें वो पारितोषित कर सके, उनको इनाम दे सके। इस प्रकार से एक समृद्ध कोश का होना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। सप्तांग सिद्धांत का छठा जो सिद्धांत है वो है दंड। दंड का मतलब होता है सेना, या दंड का मतलब होता है धर्म। धर्म भी कह सकते हो, दंड भी कह सकते हो, सेना भी कह सकते हो। क्योंकि मनु ने माना है कि राज्य में प्रथम स्थान दंड का है या धर्म का है, राजा का स्थान द्वितीय है। तो यदि राजा स्वयं अराजक हो जाता है या वह सुकृत्य नहीं करता है तो वह भी दंड द्वारा दंडित होगा। मनु ने अपेक्षा की है कि यदि राजा पथभ्रष्ट हो जाता है तो वो बंधुओं बांधवों सहित नरक में जाएगा, या उसको प्रजा के हिस्से का पाप भी लगेगा। इस प्रकार से माइथोलॉजिकल या फिर यूँ कहें कि अलौकिक और आदर्शवादी प्रतिबंध राजा पे लगाए हैं। वस्तुतः मनु का शासन जो है संप्रभु है। तो यहाँ दंड का मतलब है सेना। और सेना किस प्रकार की, जैसे कि चतुरंगी सेना की बात की गई है भौतिक रूप से, तो उसमें हय दल, हय मतलब घोड़े जो होते हैं, तो हय दल, गज दल यानी कि हाथी वाले, रथ दल रथ पे सवार होकर युद्ध किए जाते हैं, पदादि यानी कि पैदल सेना। इस प्रकार की चतुर्मुखी सेना की कल्पना भी मनु ने दंड के अंतर्गत की है। सातवां जो सप्तांग सिद्धांत का जो तत्व है या अंग है वो है मित्र। मित्र यानी सुहृदय। सुहृदय शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है मनु ने। तो मनु के अनुसार मित्र का होना आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र बिना मित्र के या शून्य में निवास नहीं कर सकता। इस संदर्भ में मनु ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय परराष्ट्र नीति संबंधी जो नीति का प्रतिपादन किया, उसमें 12 प्रकार की प्रकृतियां बताई है, जिसमें से वो कहते हैं कि सबसे केंद्रस्थ जो राजा होता है वो विजिगीषु होता है। तो विजिगीषु राजा यानी कि जैसे भारत है, भारत का पड़ोसी राष्ट्र जो है वो शत्रु कहलाएगा, जिसको उन्होंने अरि कहा है। और अरि की सीमा जिस राज्य से मिलती है वो भारत का मित्र कहलाएगा। इस संदर्भ में हम देखें तो पाकिस्तान भारत का अरि हुआ और अफ़गानिस्तान भारत का मित्र हुआ। उसी क्रम में जैसे उनकी सीमाएं जुड़ी जाएगी तो उन्होंने सीमावर्ती राज्यों को क्रमशः अरि मित्र, अरि मित्र मित्र और अरि मित्र मित्र कहा है। तो इस प्रकार से मित्र का होना भी आवश्यक है। मनु ये प्रतिपादित करते हैं कि जिस प्रकार से मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों के बिना वो अपना कार्य का संचालन नहीं कर पाता या उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के एक टांग नहीं है तो उसकी संपूर्ण संरचना पर, कार्यशैली पर प्रभाव पड़ता है। यदि उसका एक हाथ नहीं है, एक आँख नहीं है तो वो संपूर्ण मानव नहीं कहलाता है, वो या तो अपंग की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से ये सातों सिद्धांतों का, सातों अंगों का होना अनिवार्य है। ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इस प्रकार से कहें कि राजा संपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता, संपूर्ण कार्य नहीं ले सकता, इसलिए प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत ही कह लीजिए उसको मंत्रियों की सलाह लेनी होगी। और यदि किसी राष्ट्र का आक्रमण होता है किसी देश पर तो पूर्व यानी कि किला राजा को अपने राज्य में जो सुरक्षित स्थल है उनका निर्माण करना होगा, चाहे वो मही दुर्ग हो, जल दुर्ग हो, मनुष्य दुर्ग हो, गिरि दुर्ग हो। उसी प्रकार से राज्य में प्रजा का होना भी बहुत आवश्यक है, यानी कि उसका निश्चित भूभाग हो जिसमें प्रजा रहती हो। बिना प्रजा के राजा नहीं हो सकता। कोष, तो बिना धन, बिना कोष, बिना राशि के कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता। इसलिए राज्य के लिए कोष का आवश्यक है। राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना की भी आवश्यकता होती है। कई अवसरों पर जब कोई भी राजा भारी मुसीबत में पड़ जाता है तो उस स्थिति में उसको मित्र की भी आवश्यकता होती है। इसलिए स्वामी, मंत्री, पूर्व, जनपद, कोष, दंड, मित्र, ये सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। सभी परस्पर मिलकर राज्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यदि इनमें से एक भी अंग कम होता है तो उसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ता है, अर्थात राज्य विकास नहीं करेगा, अन्यथा उसकी कार्यप्रणाली सुचारू रूप से नहीं चलेगी। इसे ही सावयव सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से मनु ने राज्य की ये प्रकृति बताई है, राज्य का ये स्वरूप बताया है और ये इसका सप्तांग सिद्धांत का इस प्रकार से उन्होंने प्रतिपादन किया है।